नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष एकेडमी में। आज हम लोग कोई सेट प्रैक्टिस या फिर प्रश्न उत्तर का वीडियो नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज बड़ा ही एक हॉट टॉपिक है ना, एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे। और वो मुद्दा है कि फिर से किसान क्यों विरोध करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला है और दिल्ली की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं, है ना। दिल्ली में भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। आम लोगों के लिए जो बैरिकेटिंग होता था, तो सरकार ने सोची कि भाई साहब किसान के लिए ये बैरिकेटिंग काम नहीं करेगा, तो सीमेंट का एकदम भयानक चट्टान नियन जो है, चट्टान पहाड़ नियन बैरिकेटिंग लगाने का व्यवस्था कर रखे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। 10 मिनट टाइम दीजिए, आपको पूरा एकदम लोकल भाषा में, देहाती आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया विरोध का कारण क्या है। और उसी में हम समझेंगे कि एमएसपी जो है वो क्या है, एमएसपी किसके द्वारा लाया गया, स्वामीनाथन आयोग क्या है। उसके बाद फिर दिल्ली में आपने ये भी सुना होगा कि धारा 144 लगा दिया गया है, तो धारा 144 भी क्या है, थोड़ा सा उसे भी देख लेंगे। एमएसपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसकी गणना कौन करता है, वो भी हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं भैया, विरोध क्यों कर रहे हैं किसान, विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो कुछ मांग होगा, वो मांग पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो विरोध हो रहा है। भाई साहब बात सही है, मांग होगा किसान का। तो किसान लोगों का मांग है कि किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग हो रही है। एमएसपी जो है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग हो रही है। ऐसा मांग इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि 2021 में एक किसान आंदोलन हुआ था। आप जानते होंगे 2021 में कोरोना का टाइम चल रहा था, उसमें व्यापक किसान आंदोलन सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार भी किया गया था। व्यापक किसान आंदोलन हुआ और किस बात की स्वीकार किया गया था सरकार द्वारा, तो एमएसपी पे गारंटी वाला कानून बनाने की मांग को स्वीकार किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार जी द्वारा। ठीक है, कि एमएसपी पे हम एमएसपी गारंटी वाली कानून को हम लाएंगे, है ना। कैमरा के सामने मोदी जी आकर बोले थे, आंसू भी निकला होगा शायद, पता नहीं, निकलता ही रहता है उनका। तो इस बात का मांग हो रही है फिर से कि भैया इलेक्शन तो फिर से आने वाला है 2024 का, और गारंटी वाला कानून जो है अभी तक बना नहीं है। तो किसान लोगों ने फिर से जो है विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और अभी तक ये कानून लागू नहीं हो पाया। कुछ और मांगे हैं, वो ज़रा देखिए। कुछ और मांगे क्या है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। अब स्वामीनाथन आयोग क्या है, कैसे आया, क्यों आया, वो हम समझेंगे थोड़ी समय के बाद। ये भी एक मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को भी लागू किया जाए। दूसरी ये है, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था हो। 100% श्योर है कि ये वाला मांग कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जो सरकार के लिए काम करती है, ये जो सरकार के लिए जो तंत्र काम करती है, जो लोग काम करते हैं, उनको तो पेंशन दिया ही नहीं जाता, तो किसान और मजदूरों का बात कहाँ से सुनेगी। खैर, जब मांग रखा जाता है तो बहुत सारे मांग रखे जाते हैं दोस्तों, लेकिन उनमें जो मुख्य, जो ऐसा मांग जो कि बहुत ही ज़रूरी है, उस मांग को पूरा किया जाए वही काफ़ी है। अगला देखिए, कृषि ऋण की माफ़ी, ये एक जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपतियों का ऋण भी माफ़ होता है, तो कृषि ऋण भी माफ़ होना चाहिए, ऐसा किसान का मांग है। ठीक है। और एक रिसेंट घटना है, लखीमपुर खीरी, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है लखीमपुर खीरी, वहाँ पे किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, और हिंसा में उस बुरे बर्ताव में 10 किसान का डेथ हो गया दोस्तों, मृत्यु हो गई। 10 ऐसे लोग थे जो कि किसान थे, और उनका मृत्यु हो गया उस झड़प में। उस हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग हो रही है। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ, वहाँ के जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय की मांग हो रही है। तो ये मोटा मोटी आप समझिए कि ये कुछ मांगे हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है वो है व्यापक किसान आंदोलन के में जो सरकार वादा करी थी कि हम वो जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें सरकार जो वादा करी थी कि हम
एमएसपी की गारंटी वाली कानून को लाएंगे, वो कानून अभी तक नहीं आया है। उससे लेकर के एक रोष पैदा हो गया किसानों में और वो फिर से ट्रैक्टर मार्च या फिर आंदोलन के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अब समझते हैं भैया एमएसपी का अर्थ क्या है। देखिए ज़रा एमएसपी क्या है। एमएसपी आप ये समझिए कि आप देखे होंगे अपने गांव में कि कोटा में जहाँ पे राशन मिलता है, गेहूँ और चावल मिलता है, आप देखे होंगे कि राशन कार्डधारियों को बहुत ही कम मूल्य में राशन की उपलब्धता कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको बोलते हैं पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बहुत ही कम मूल्यों पे गरीब परिवारों को, यानी जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके पास राशन कार्ड है, वो बहुत ही कम मूल्य पे सरकार उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। हालांकि आप गांव में लेवल पे देखेंगे तो जो गरीब नहीं भी है वो भी राशन उठा लेता है और वो बेच देता है। ये दुरुपयोग है दोस्तों। अब क्या किया जाए, ये सब तो होगा ही थोड़ा बहुत, है ना। ये तो होता क्या है कि सरकार जो है अपना खेती तो करती नहीं है, तो फ्री में जो है, लगभग फ्री ही समझो, इतना कम रुपया में अनाज दे रही है गरीबों को, तो लाती कहाँ से है। तो बेसिकली होता क्या है कि सरकार जो है एक उचित दामों पे किसानों से अनाज खरीदती है, किसान से अनाज खरीदती है और वही अनाज को बफर स्टॉक, मतलब स्टॉक करके रखती है और स्टॉक करने के बाद फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से कभी एक्सपोर्ट भी करती है या फिर पीडीएस में दे देती है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, है ना। तो सरकार जो किसानों से जिस दर पे फसल खरीदती है उसको हम लोग एमएसपी कहते हैं। सरकार किसानों से जिस दर पे फसल खरीदती है उसको हम लोग एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये दर उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस रेट पे आप बांट रहे हैं ना वही थोड़ा बहुत रेट पे आप खरीद लें, ऐसा नहीं है। ये एक उचित दर होना चाहिए और इसी की गारंटी वाली कानून का मांग किसान कर रहे हैं। तो वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसपी कहते हैं। अभी तक जो है तो दोस्तों, अभी तक 22 फसलों पे एमएसपी दिया जाता है। 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी है और एक जो है गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। 22 फसल, याद रखिएगा, टोटल कुल कितने फसल हैं, 22 फसल हैं जिस पे एमएसपी प्रदान किया जाता है। और गन्ने के लिए एक अलग से उचित और लाभकारी मूल्य जो है उसकी घोषणा होती है, जिसको एफआरपी कहते हैं। एफआरपी मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा होती है। इसका मतलब ये समझ में आया कि गन्ने के लिए एमएसपी दी जाती है क्या, नहीं, गन्ने के लिए एमएसपी नहीं, उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। और ये घोषणा करता कौन है, तो ये करता है CACP। कौन करता है, CACP, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी देखिए 22 फसल हमने कहा कि 22 अनिवार्य फसलों पे एमएसपी दिया जाता है और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। 22 में ज़रा देखिए कौन कौन है, तो 14 जो है वो खरीफ, यानी 14 फसलें जो हैं वो खरीफ क्रॉप से आते हैं, खरीफ क्रॉप। 6 जो है रबी का है और 2 अन्य व्यावसायिक फसल जो हैं, कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं, उस पर एमएसपी दिया जाता है। 14 खरीफ तो आप जानते हैं जो कि गर्मी के सीजन में होता है, और रबी जो ठंडी की सीजन में होता है, मतलब बोया जाता है इसको गर्मी में और इसको ठंडी में। तो 14 हो गए खरीफ, 6 हो गए रबी और 2 व्यावसायिक, है ना। तो टोटल 22 में एमएसपी, 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाता है। अब एमएसपी की जो गणना है, यानी एमएसपी जो है निर्धारण कौन करता है एमएसपी का। जैसे सपोज कीजिए कि धान उपजाया गया किसानों द्वारा। अब सरकार तय करी है कि धान की जो एमएसपी होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी, वो 16 रुपया पर केजी होगा, 16 रुपया पर केजी होगा। तो ये निर्धारण कौन करता है उसको ज़रा देखिए, उसका निर्धारण कौन करता है ज़रा उसको देखिए। निर्धारण करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, इसी को बोलते हैं CACP,
कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा इसकी गणना की जाती है। याद रखिएगा, एमएसपी की गणना जो है वो CACP द्वारा की जाती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। CACP का जो गठन है 1965 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। CACP का गठन जो है 1965 में हुआ था। लेकिन अंतिम रूप से डिसीजन, जैसे मान लीजिए कि MSP की गणना जो है CACP कर दिया, अब फैसला जो लेना है, अंतिम रूप से जो डिसीजन होगा वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग ने कह दिया कि धान का जो MSP है वो होना चाहिए 30 रुपया पर kg। तो जब ये रिपोर्ट सरकार के पास जाएगा, सरकार में किस मंत्रालय के पास दोस्तों, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये मान लेंगे इस बात को, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। गणना करना कृषि लागत और मूल्य आयोग का है, लेकिन अंतिम रूप से फाइनल डिसीजन देना जो है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और इसमें प्रधानमंत्री का अहम योगदान होता है। इस समिति में प्रधानमंत्री का अहम योगदान होता है। तो आप ये समझिए कि इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री रिस्पॉन्स अगर चाह लें तो MSP का रेट को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका गणना कैसे होता है, MSP का गणना कैसे होता है। तो सबसे पहले तो MSP की गणना करता कौन है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा किया जाता है। और वो करने का जो विधि है, तरीका है, वो है उत्पाद लागत के द्वारा। यानी उत्पाद लागत के विचारों को, यानी उत्पाद लागत के ऊपर विचार करके गणना की जाती है MSP की CACP द्वारा, जिसका गठन 1965 में हुआ था। अब दोस्तों उत्पाद लागत जो है वो तीन तरह के होते हैं। A2 होता है, A2 प्लस FL होता है और C2 होता है। ये तीन तरह के उत्पाद लागत होते हैं। अगर आपसे पूछे कि भैया कि MSP जो है, MSP की गणना के लिए, या ऐसे पूछ दे कि MSP की गणना किस पे निर्भर करती है, तो वह है उत्पाद लागत पे निर्भर करती है। MSP की गणना किस पे निर्भर करती है, तो उत्पाद लागत पे निर्भर करती है। ठीक है, उत्पाद लागत कितने तरह के होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं, A2 प्लस FL और C2। A2 मतलब जिसमें प्रत्यक्ष लागत हो, याद रखिए A2 मतलब जिसमें प्रत्यक्ष लागत हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, जैसे बीज, उर्वरक, श्रम हो गया, ईंधन हो गया, ये सब में क्या है, डायरेक्ट लागत है, वो A2 कैटेगरी में आ गया। उत्पाद लागत के तीन कैटेगरी हमने बांटा, A2 प्लस FL और C2। क्लियर है। तो A2 क्या हो गया, प्रत्यक्ष लागत जिसमें हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, जैसे बीज हो गया, खाद, उर्वरक, श्रम और ईंधन। दूसरा कैटेगरी है A2 प्लस FL, मतलब A2 तो रहेगा ही, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही, प्रत्यक्ष लागत रहेगा ही, इसमें अवैतनिक पारिवारिक श्रम भी जुड़ जाएगा। अब ये अवैतनिक पारिवारिक श्रम क्या है, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हैं, आप कभी घर जाते होंगे तो घर वाले आपको कहते होंगे चलो खेत पर, और खेत जाते होंगे तो कभी सरसों उखाड़ो, कभी धान काटो, तो क्या है, आपको वेतन मिलता है क्या उसके लिए, घर से वेतन नहीं मिलता, लेकिन आप परिवार के लोग हैं तो अपने लिए अपने खेत में जाके श्रम करते हैं, तो उसी कहेंगे अवैतनिक पारिवारिक श्रम। तो A2 में जब अवैतनिक पारिवारिक श्रम जोड़ देंगे तो वो एक कैटेगरी बन जाएगा A2 प्लस FL, और ये भी एक कैटेगरी है उत्पाद लागत के। और तीसरा कैटेगरी जो है उत्पाद लागत का, वो है C2 में क्या होगा, A2 आएगा, A2 मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FL मतलब जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अवैतनिक पारिवारिक श्रम जोड़ दिए, तो A2 और FL तो होगा ही, और साथ में किसान की स्वामित्व वाली भूमि भी, मतलब जो किसान है उसका जो भूमि का प्राइस है, कॉस्ट है मार्केट में, वो भी जुट जाता है। तो किसान की स्वामित्व वाली भूमि भी ऐड कर देते हैं, तो ये C2 हो जाता है। तो C2 में क्या क्या आ गया, A2 भी आ गया, FL भी आ गया, और किसान की स्वामित्व वाली भूमि भी ऐड हो गया। तो ये तीन कैटेगरी है उत्पाद लागत की। इसी पे विचार करके CACP, जिसका गठन 1965 में हुआ था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा MSP की गणना की जाती है। लेकिन अंततः फाइनल जो डिसीजन होता है, फाइनल रिजल्ट होता है MSP पे, वो देता कौन है दोस्तों, तो वो देता है भैया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री का अहम रोल होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब आइए देखिए स्वामीनाथन आयोग क्या है, क्योंकि किसान का मांग भी है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। तो स्वामीनाथन आयोग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हुआ क्या कि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की पहली बार सरकार बनी थी, मतलब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह साहब, तो उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था 2004 में। और ये राष्ट्रीय किसान आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर स्वामीनाथन, यानी MS स्वामीनाथन, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया 2004 में और राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, इसीलिए इस आयोग को ही नाम दे दिया गया स्वामीनाथन आयोग। इन्होंने क्या सुझाव दिए जरा देखते हैं उसको। हालांकि बहुत सुझाव दिए जो मुख्य तौर पे ज़रूरी है हमारे एग्जाम के लिए, वो हम देखते हैं। इनका सुझाव में जो प्रमुख सुझाव है वो देखिए जरा। देश में खाद्य एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए रणनीति होना चाहिए। फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में सुधार होनी चाहिए। वैश्विक कीमतें गिरने पर किसानों को आयात से बचाना है। कैसे बचाना है उसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इन्होंने एक MSP का सुनिश्चित करने का फॉर्मूला दिया। MSP सुनिश्चित करने का एक फॉर्मूला दिया कि C2 प्लस 50% फॉर्मूला, C2 प्लस 50% फॉर्मूला। स्वामीनाथन आयोग द्वारा ये सिफारिश की गई कि किसानों को जो MSP सुनिश्चित करना है उसमें C2 प्लस 50% फॉर्मूला लागू किया जाए। MSP सुनिश्चित करने का फैसला स्वामीनाथन आयोग द्वारा किया गया था। और वो फैसला किस फॉर्मूले पे है, तो C2 प्लस 50%। तो C2 तो आप जानते हैं, उत्पाद जो हैं C2 आप जानते हैं भैया, C2 में क्या क्या आ जाता है, A2 आ जाता है, FL आ जाता है और किसान की स्वामित्व वाली भूमि भी आ जाता है। उत्पाद लागत का एक कैटेगरी है। तो इन्होंने कहा भैया कि C2 प्लस 50% फॉर्मूला होना चाहिए। 50% मतलब किसानों को औसत लागत से कम 50% अधिक MSP मिलना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई खेती में 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ किसान को, ये C2 हो गया 100, और ये C2 में A2 FL और किसानों की स्वामित्व वाली भूमि भी ऐड है, तो 100 रुपया खर्च हुआ। तो MSP जो है कम से कम इसका 50% ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब 50 रुपया ज़्यादा, तो कम से कम MSP कितना मिलना चाहिए, 150 रुपया मिलना चाहिए। तो ये था स्वामीनाथन जी का सिफारिश। और मेन झमेला यहीं पे है, सरकार इसको लागू कर नहीं रही है। करती भी है तो इसके लिए इसकी गारंटी की कोई कानून बना नहीं रही है, अभी तक बनाई नहीं है। हालांकि बनाने का वादा उन्होंने करा है, तो किसान उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप जानते होंगे कि भैया धारा 144 जो है वो लगा दिया जाता है, अभी दिल्ली में लगाया गया है। तो धारा 144 है क्या, ज़रा उसको देखते हैं। CRPC के धारा 144 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में, मतलब एक पार्टिकुलर क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाने का आदेश है। किसको, मजिस्ट्रेट को 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा सकते हैं। ये मजिस्ट्रेट को, जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि भैया आप वहाँ पे रोक लगा सकते हैं। कारण क्या है इसका रोक लगाने का, तो कारण है किसी उपद्रव या घटना के संभावित खतरे को रोकने के लिए। यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिए, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर भी या किसी आम जनता के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। अब इसकी विशेषता क्या है जरा देखिए भैया। 144 लग जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध है भैया। अगर आप ऐसा इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगर किसी क्षेत्र में 144 लगाया गया है धारा, तो आप किसी भी प्रकार का हथियार नहीं तो रख सकते हैं और ना ही इधर उधर ले जाते हैं, ये प्रतिबंधित है। अगर इस नियम का आप उल्लंघन करेंगे तो आपको मैक्सिमम 3 साल का सज़ा होगा। आवाजाही नहीं होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। शिक्षण संस्थान जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का आप जनसभा नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का भी अधिकार है। अगर 144 कहीं पर लग गया है तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट कट ऑफ कर देंगे, इंटरनेट सेवा को बंद कर देंगे। तो आप देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद किया गया था 370 जब लगाया गया था, तो आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था तो
तो वहाँ भी आप जहाँ भी देखेंगे कि इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, तो ये ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ पे धारा 144 का प्रयोग किया गया है। और ये करने का, धारा 144 का प्रयोग करने का अधिकार किसका है? तो मजिस्ट्रेट का है। किसी निर्दिष्ट क्षेत्र मतलब सेंसिटिव एरिया में वो अगर देखे कि किसी उपद्रव या घटना के संभावित होने का खतरा है, तो उसको रोकने के लिए वो लगा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा किसान विद्रोह का आपको रीज़न बताए। एमएसपी मेन फंडा है भैया। एमएसपी पे किसान की जो गारंटी वाली कानून है, एमएसपी से रिगार्डिंग जो गारंटी वाली कानून है, वो कानून को पारित नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा। इसके विरोध में वो लोग क्या कर रहे हैं? ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं या फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। एमएसपी के बारे में समझ में आया। सीएसीपी क्या है? सीएसीपी का गठन 1965 में हुआ था, याद रखिएगा। गन्ने के लिए एमएसपी नहीं प्रदान किया जाता, उसके लिए अलग से एफआरपी जो है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण किया जाता है, वो भी सीएसीपी ही द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग का गठन 2004 में हुआ था। एमएसपी से रिगार्डिंग इनका जो है फॉर्मूला था C2+50% फॉर्मूला है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उत्पाद लागत के 3 कैटेगरी होते हैं, A2, A2+FL और C2, है ना। ये तीनों चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अभिक्रिया, प्रतिक्रिया जो है आप हमें बता सकते हैं। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।